हाय माय डियर लवली एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 10 का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग लेकर हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पासबुक। योगेश वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बस क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में ना हमें बेसिकली दो कंट्रीज की स्टोरीज पढ़नी है, उसी के रेलेवेंस से हम ये बात करेंगे कि पावर शेयरिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और ये दो कंट्रीज कौन कौन सी हैं। हम जाएंगे टूर वे ऑफ द टू कंट्रीज दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका और देखेंगे इनकी अलग अलग स्टोरीज और उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस चैप्टर को आसान बना सकते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, मेक श्योर कि आप जल्दी से पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर करेंगे। और शुरुआत करते हैं इन दो कंट्री से जुड़े इस बेहतरीन शानदार चैप्टर की जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे और इस चैप्टर को किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है, श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक वर्ड का मतलब आप समझ पा रहे हैं। जैसे आपने कहा होगा, आपने सुना होगा, स्कूल के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं एथनिक वियर पहनना है, मतलब बेसिकली कल्चर से रिलेटेड। क्योंकि हम एथनिक वर्ड जब भी बोलते हैं ना तो हम अपने आप को ज्यादा इंटर रिलेट कर पाते हैं। हम ये कहते हैं कि एथनिक वियर पहनना है मतलब फेस्टिवल से जुड़े पहनना है, कुछ कपड़े पहनने हैं ऐसे जो कि एथनिकली रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे उनके द्वारा एडॉप्टेड पॉलिसीज के बारे में। थर्ड पार्ट में ये पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। और फोर्थ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन शॉर्ट आता है, अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं पावर शेयरिंग के इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज बेल्जियम एंड इट्स एथनिक पोजीशन। अपने साथ एक नोटबुक जरूर लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। कहते हैं स्टूडेंट कि जब हम साथ साथ चीजों को लिखते हुए चलते हैं तो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम के लिए रिटेन करता है। और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट की और हम घूम कर आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेसिकली बेल्जियम अलग अलग कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें सबसे मेन जो कंट्रीज है जिसके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर आज शेयर कर रही है वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो ध्यान से सारी बातों को समझते हुए चलेगा। अगर हम देखें तो जो बेल्जियम है वो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर और वो किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है स्टूडेंट। ये रहा नीदरलैंड, ओके, जर्मनी, वी हैव लग्जमबर्ग एंड वी हैव, तो कंट्रीज कौन कौन सी आ गई, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। सर इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने की कोई ट्रिक दे दो। बिल्कुल दे देते हैं। तो क्या ट्रिक है भाई, लिख लो फन गेम न्यू लंच। तो नए लंच पे एक फनी गेम हो जाए, ठीक है, याद हो जाएगा। फन गेम न्यू लंच क्या मतलब फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। फन गेम न्यू लंच, ओके। चलो कुछ और खास बातें जो कि बेल्जियम की है। सब एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। जितना हमारे हरियाणा का एरिया है, ठीक है, अगर हम बात करें जितना बेसिकली साइज है हरियाणा स्टेट का, उतना ही एरिया ये बेल्जियम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बेल्जियम की पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ के लगभग होगी। बेल्जियम के बारे में बात करें
बेल्जियम के अंदर भी हमें एथनिक कंपोजिशन पढ़ना है। एथनिक का मतलब मैंने आपको शुरू में ही समझाया है स्टूडेंट, कि एथनिक का बेसिकली मतलब होता है शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से जोड़ पाते हैं। मान के चलते हैं कि आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, अगर वो ही दूसरा इंसान भी बोलने लगेगा तो आपको उसके साथ एक कनेक्ट महसूस होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में भी अलग अलग तरह के हाउसेस बनते हैं। वो हाउसेस पर्टिकुलर ड्रेस कोड से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं। ये क्या है? ये सारे एथनिसिटी के कुछ शेयर्ड एग्जांपल्स हैं। बेल्जियम के अंदर भी हमें एथनिक कंपोजिशन पढ़नी है और ये कंपोजिशन लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे बनी, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बनी। बेसिकली अगर हम बेल्जियम का मैप देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको इस बेल्जियम के मैप के अंदर दो रीजन्स दिखाई दे रहे होंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन ब्रॉडर वे। अगर हम इस येलो वाले पार्ट को देखें तो ये वाला जो येलो वाला पार्ट है इस बेल्जियम के मैप का, वो फ्लैमिश रीजन है स्टूडेंट। अच्छा, इस फ्लैमिश रीजन के अंदर 59% पॉपुलेशन रहती है और ये जो 59% पॉपुलेशन है स्टूडेंट, ये डच भाषा बोलती है। अगर हम बात करें इस रेड वाले पार्ट की, तो रेड वाले पार्ट को इस मैप के अंदर वेलोनिया रीजन कहा जा रहा है। इस वेलोनिया रीजन के अंदर स्टूडेंट 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये कैलकुलेशन के हिसाब से 99% बना, ये 1% कहां गया? तो बेसिकली देखिएगा, ये वाला जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, दिस वन इज द 1% पॉपुलेशन। और ये जो 1% पॉपुलेशन है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलती है? ये जर्मन लैंग्वेज बोलती है। बेसिकली हमने क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर जो कंपोजिशन की गई है वो लैंग्वेज के बेसिस पर है। हमने इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमने ये देखा दो तरह की पॉपुलेशन यहां पर बन जाती है। वन इज वो पॉपुलेशन, वो लोग जो डच भाषा बोलते हैं, और अनदर उन लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। करें ब्रुसेल्स के बारे में, ये ब्रुसेल क्या है भाई? बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ना, उसका नाम है ब्रुसेल। जैसे अगर हम बात करें हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, वैसे ही अगर हम बात करें ब्रुसेल किसकी कैपिटल सिटी है, तो वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। तो सबसे पहले अभी भी हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन देखी, अब हमें ब्रुसेल की भी एथनिक कंपोजिशन देखनी है। अगर हम ब्रुसेल के बारे में बात करें तो आप देख रहे हैं ये वाला छोटा सा एक रीजन, ये ब्रुसेल है। यहां पर अगर हम बात करें तो ब्रुसेल के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, तो आप पाएंगे कि ब्रुसेल के अंदर भी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और डच बोलने वाले लोग हैं। फ्रेंच यहां पर जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं वो 80% है और डच स्पीकिंग जो पीपल हैं वो यहां पर 20% है। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखें और आप ब्रुसेल्स के बारे में बात करें, ये देखिएगा मैप में ये रहा, ये वाला रीजन, दिस वन इज अ वेरी स्मॉल रीजन ओवर हियर व्हिच वी कॉल एज अ ब्रुसेल्स है, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, दो तरह के यहाँ पर लोगों की डिवीजन की गई है। एथनिकली अगर हम देख रहे हैं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं मेजॉरिटी किसकी है तो आप कहेंगे फ्रेंच बोलने वाले लोगों की है, और अगर आपसे पूछ ले माइनॉरिटी किसकी है तो आप कहेंगे डच बोलने वाले लोगों की है। अगर आपने ध्यान दिया हो इस एथनिक कंपोजिशन पर तो आप पाएंगे कि जो ब्रुसेल की एथनिक कंपोजिशन है वो बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन से कंप्लीटली अपोजिट है। बेल्जियम के अंदर आपने क्या पाया था कि जो डच बोलने वाले लोग हैं उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर आप क्या पा रहे हैं कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनकी यहां पर मेजॉरिटी है। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आइए रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है, और आज की क्लास के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड ब्रुसेल की तो हम पाएंगे 59% पॉपुलेशन यहां पर ऐसी है जो डच लैंग्वेज बोलती है, 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, 1% पीपल ऐसे हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कैपिटल सिटी के बारे में यानी कि ब्रुसेल्स के बारे में तो हम पाएंगे यही एथनिक कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है।
यहां पर 80% पॉपुलेशन फ्रेंच भाषा बोलती है और 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डच लैंग्वेज बोलती है। बेसिकली हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप की मेजॉरिटी हो गई और दूसरे ग्रुप की माइनॉरिटी हो गई, इन दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। और ये टेंशन बेसिकली किन कारणों की वजह से हुई, क्या रीजंस थे इन टेंशन के? तो इसके दो मेन रीजंस थे स्टूडेंट। ये टेंशन्स क्यों इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई? ऑब्वियसली भाई हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी। सोच के देखिएगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं, उसके बाद भी ये लोग क्योंकि रिच हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं, तो इन्हें ज्यादा राइट्स मिलने लगे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को ये लगने लगा कि यार ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दिस इज इनजस्टिस। और यही यहां पर लिखा गया है कि दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत लेटर दिया गया। बेसिकली उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। ऑल्दो दे आर इन मेजॉरिटी, उसके बाद भी इनको नहीं हिस्सा मिला। इनके बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल बनने लगा। इनफैक्ट ये लड़ाई झगड़े का माहौल इतना ज्यादा इंटेंस होने लगा कि इससे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस 1950 से 1960 के बीच में बढ़ने लगी। इनफैक्ट अगर हम इसी की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में बात करें तो ब्रुसेल में तो इससे भी बुरा हाल हो गया। इनफैक्ट वहां पर जो ये वाली प्रॉब्लम थी, जो टेंशन्स थी, वो बहुत ज्यादा ही एक्यूट तरीके से आगे बढ़ने लगी। जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे तो कुछ नहीं बन पाएगा, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी कंट्री के अंदर। तो उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने एक मॉडल लेकर आए बेल्जियम के अंदर जिसका नाम था एकोमोडेशन मॉडल। अब ये एकोमोडेशन मॉडल बेसिकली कहता क्या है और उन्होंने करा क्या? तो बेसिकली इस मॉडल के तहत गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार बदलाव करे, अमेंडमेंट्स लाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1973। और बेसिकली इस अमेंडमेंट्स का जो मेन पर्पस था वो यही था कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, बेसिकली फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और पीस का माहौल बने। तो इस मॉडल के तहत उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि इस अकोमोडेशन मॉडल के तहत बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स करे, क्या क्या चेंजेस करे बिटवीन 1970 टू 1973। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने ऐसे मिनिस्टर्स लेंगे हम जो कि डच भाषा बोलते हैं और जितने ऐसे मिनिस्टर्स लेंगे जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, उनकी जो टोटल नंबर होगा, जो उनकी संख्या होगी, वो इक्वल होगी ताकि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। कह रहे हैं कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए दैट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। यानी कि ये कहा गया कि बेसिकली स्पेशल कानून हम बना रहे हैं जिसमें वो लॉ तभी पास होगा जब दोनों कम्युनिटी की सहमति आ जाती है। दोनों अगर बोल देंगे कि हाँ इसको अब हम पास कर सकते हैं तो हम उसको पास कर देंगे। फिर कहा गया बहुत सारी पावर ऐसी थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जब अपना काम करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। कहा गया है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 4th पॉइंट में ब्रुसेल की एक सेपरेट गवर्नमेंट भी बनी जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे। इनफैक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, देयर इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट करके भी एक गवर्नमेंट बनी by the people belonging to only one language community regarding cultural, educational and language related issue। बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो बनाई जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप।
और उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, जैसे अगर एजुकेशन का कोई मैटर है, जैसे कोई कल्चर से रिलेटेड मैटर है, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर है, तो उसको आगे लीड करती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो बेल्जियम के अंदर कितने तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मुलेशन हुआ, देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो साफ साफ लिखा है सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर बात करें कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है, तो देखिएगा बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म है पावर शेयरिंग की, जिसमें ये जो 3 लैंग्वेज कम्युनिटी आपने अभी भी देखी ना, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, उनको अलाउ किया गया कि अब वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, मतलब उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, अगर किससे रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसके लिए आगे खड़े होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, इसके नोट्स बना लीजिएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन सब से खुश होकर ब्रुसेल को हेडक्वार्टर बना दिया गया यूरोपियन यूनियन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ब्रुसेल वाज मेड एज अ हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बेसिकली ये है आज का पार्ट नंबर 1, और अब समय हो चुका है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का और जानने का कि आपको ये चैप्टर अब तक कितना समझ में आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, बेल्जियम में टोटल पॉपुलेशन में से 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और वो कौन सी भाषा बोलती है, कौन सी लैंग्वेज बोलती है, जल्दी से कमेंट करके सभी के सभी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बेल्जियम में आपको पता है 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? बिल्कुल सही, डच लैंग्वेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डच लैंग्वेज आंसर दिया, बहुत अच्छे, आपको अब तक ये पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, अभी भी आपको ट्रिक भी बताई थी, और ये लो सुशी भी आ गई। सुशी कौन है? ये है हमारी एसएसटी क्लास की एक्सपर्ट। जब हम एसएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे, ये आएंगी और हमारे लिए हेल्प करेंगी या हमें कुछ नॉलेज देके जाएंगी। तो बेसिकली मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग एंड व्हिच कंट्री? योर ऑप्शंस आर स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जर्मनी। और अगर आप वो हैं जो आंसर दे रहे हैं जर्मनी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हमने ट्रिक भी डिस्कस करी थी। क्या ट्रिक डिस्कस करी है हमने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा इसकी ट्रिक क्या है, जिससे हम सभी कंट्रीज का नाम याद कर सकते हैं। ओके, चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑन योर स्क्रीन। बताइएगा ये आता है ना या नहीं? सो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, उसमें से बताइएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, separate government for Brussels with equal representation of community, state government to be subordinate to the central government, या community government is elected by the people belonging to one language community। देखो, अभी भी हमने पढ़ा कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने अकोमोडेशन मॉडल के तहत अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करे थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को हम जगह देंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल्स के लिए विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ये भी बिल्कुल सही बात है, हमने डिस्कस किया था 4th पॉइंट में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट तो वही गवर्नमेंट होती है जिसको इलेक्ट करते हैं उसी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स। एंड लास्ट जो सी स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी और साफ साफ कहा गया था कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब अपना इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। तो बिल्कुल सही है भाई। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है कि सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। एक्सीलेंट, यू ऑल आर डूइंग रियली सुपर। ओके, चलते हैं एक और अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, दिस वन इज रियली अमेजिंग। करें, हु इलेक्ट्स
कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? तो इस क्वेश्चन को देते हैं आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपके पास है 4 ऑप्शंस। ए, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बी, बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, सी, द सिटीजंस ऑफ द होल कंट्री, या फिर डी, द कम्युनिटी लीडर ऑफ बेल्जियम। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक कर देना, अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहां से मिल जाएंगे। बाय बाय।